आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इलेक्शन में कांग्रेस नहीं उतारेगी अपने उम्मीदवार। इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। तूफान दाना के उड़ीसा और मगरबी बंगाल से टकराने का अंदेशा, अलर्ट जारी, लोगों को महफूज मकामात पर भेजा गया। मरकजी काबीना ने अमरावती रेलवे लाइन को दी मंजूरी। बिहार को शिमाल मशरिक से जोड़ने वाली रेल लाइन होगी डबल। तुर्की ने शिमाली इराक और सीरिया में किए हवाई हमले, 30 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। और नसरल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की मौत की तस्दीक, हिजबुल्लाह ने जारी किया बयान। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला किया है। कांग्रेस इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की हिमायत करेगी। दिल्ली में कांग्रेस के सदर दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के यूपी के इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि हमने हर हाल में बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने का अहद किया है ताकि साल 2027 के इलेक्शन में इसके नतीजे सामने आए। अविनाश पांडे ने कहा कि मौजूदा सियासी और समाजी कशीदगी में जिस मकसद के साथ इंडिया अलायंस कायम किया गया था और जिस तरह से हमने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, उसी तरह हमने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को जीतने में मदद करेगी। करने के बाद एक मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव, जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। अगर वो अनुमान सटीक नहीं बैठा तो हार की जिम्मेदारी अखिलेश यादव लेंगे, क्योंकि लोकसभा देखिए ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर FIR कराया, तो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीजों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर अलीगढ़ से सुरेंद्र दिलेर, करहल मैनपुरी से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कठेरी अकबरपुर से धर्मराज निषाद और मंझुआ मिर्ज़ापुर से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। अभी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। मीरापुर मुजफ्फरनगर और सीसा मऊ कानपुर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना भी बाकी है। तूफान दाना के उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने का अंदेशा है। तूफान के मद्देनजर उड़ीसा के भद्रक में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों को महफूज मकामात पर भेजा जा रहा है। बाज़ इलाकों में तेज़ हवा और बारिश के साथ मौसम में तब्दीली देखने को मिली।
एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने बताया कि उड़ीसा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और मगरबी बंगाल में 17 टीमें तैनात हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और दीगर रियासतों में भी तैनाती की जा रही है। उड़ीसा में लगभग 1,70,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं जिन्हें निकाला जा चुका है। उनके लिए लगभग 7200 शेल्टर बनाए गए हैं। तो हमारे भद्रक के जुडिशन में 911 रजिस्टर्ड बर्ड है। वो टोटल 10 FLC है। वो तो सब FLC में बोट आ गया है लैंडिंग सेंटर में। और हम लोग का अनाउंसमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से 20 तारीख से शुरू हुआ था और ये फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। अभी सभी बोट जितना भी जेटी में था उनको हम लोग नदी के अंदर में जाने के लिए, सेफ्टी रहने के लिए भेज दिया है। 26 अक्टूबर तक है वो फिशिंग जाने के लिए मना किया गया है। वो यहाँ पे रहेंगे तो उनका अगर पवन मतलब हवा का तेज होगा तो वहाँ पे खुद के बीच में हीटिंग हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग बोला है कि नदी जितना मनतेई नदी है वहाँ जाने के लिए हम लोग बोल दिया है उनको सब। और उनको उनका नाली है जो बोलते हैं उनके अंदर वो सब रखेंगे। सिक्योरिटी वो उनका रेगुलर रहते हैं उनका बोट तैयार। देखिए आज ये सवेरे सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो उड़ीसा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। जिस तरह से आपने बताया कि लेट नाइट में होगा यानी अर्ली नेक्स्ट डे होगा 25 को, तो ये टाइमिंग कुछ टाइम फ्रेम हुआ है कि इतने बजे के आसपास होगा और मेनली उड़ीसा को हिट कर रहा है या उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों को हिट कर रहा है, किस तरह से? देखिए जो मेन इम्पैक्ट स्टेट्स हैं वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल हैं। जो लैंडफॉल का एरिया है वो पुरी और सागर आइलैंड्स वेस्ट बंगाल के बीच में ये एरिया में लैंडफॉल होगा। खास तौर पर जो इम्पैक्ट एरिया होगा वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बताया जा रहा है। इसको देखते हुए उड़ीसा में खास तौर पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मोस्ट अफेक्टेड बताए जा रहे हैं, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें पुरी है, गंजाम है, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, ये सब जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, वो अफेक्टेड होंगे। अभी फिलहाल जो सूचना हमारे पास है उसमें क्लाउडी कंडीशंस है, वहाँ पर लाइट और मॉडरेट रेन्स हो रहे हैं। अभी जो तैयारी चल रही है, इवैक्यूएशन जो है, तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा चुका है अभी उड़ीसा में। इसके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, तकरीबन 7,200 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 800 परमानेंट शेल्टर्स हैं, करीब 6,000 जो है वो टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा ऑर्डरएफ जो है स्टेट फोर्स वो लगी है, 51 टीमें उनकी हैं, उनकी स्मॉल टीम्स होती हैं, 10-10 लोगों की टीमें होती हैं। इसके अलावा जो फायर सर्विसेज हैं उड़ीसा के, उनकी भी 220 टीमें लगी हैं जो स्मॉल टीम्स होती हैं। तो ये बड़े पैमाने पर काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लैंडफॉल से पहले मैक्सिमम इवैक्यूएशन कर दिया जाए। लेफ्ट जो है वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकी गई है, तो लगभग इससे कितना डैमेज होने का खतरा रहता है? बिल्कुल, देखिए 100 की स्पीड एक अच्छी स्पीड है और अगर इसमें अगर प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, खासतौर पर यह इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग लैंडफॉल के समय जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं रहने चाहिए, कन्फाइंड रहना चाहिए इंडोर्स में, सेफ प्रिकॉशंस पर ये हमारी हिदायत है सब लोगों को। और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जब किया जाता है तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है खास तौर पर, और ये इंश्योर भी किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और एनडीआरएफ के थ्रू। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने 7 मंजिला जेर तामीर इमारत गिरने के हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बंगलोर के होरमाऊ अगरा इलाके में एक जेर तामीर 7 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा बारिश के दौरान पेश आया।
महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरों के कैंप में पानी की टंकी गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा पिंपड़ी चिंचवाड़ टाउनशिप के भोसरी इलाके में उस वक्त पेश आया जब कुछ मजदूर पानी की टंकी के नीचे नहा रहे थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अदालत के अंदर ग्रेनेड फटने से धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक बारामूला कोर्ट कॉम्प्लेक्स के मालखाने में गलती से ग्रेनेड फट गया। हादसे में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर है। मरकजी काबीना ने अमरावती आंध्र प्रदेश रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी। साथ ही रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन को डबल करने के मंसूबे को भी मंजूर किया गया है। मिथिलांचल में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर। आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब 40 के आसपास तो बड़े ब्रिजेस हैं। 40 एग्जैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और कागज आपको देता हूं एग्जैक्ट नंबर्स। और इसमें बेसिकली आप देखोगे आगे वाले पेज पे आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको नरकटियागंज, आप देखिए नेपाल गंडक रिवर के ऊपर वाला हिस्सा देखिए। इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा ये कंप्लीट कॉरिडोर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। नॉर्थ बिहार मिथिलांचल के सभी निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देखो ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहां पर, सिलीगुड़ी के आगे सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आज जो ये पर्पल में दिखाई दे रहा है आपको हाजीपुर, पटना, ये दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के पैरेलल एक नया कॉरिडोर मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, जो कि सिलीगुड़ी, अभी आप सिलीगुड़ी से अगर ऊपर की तरफ देखना चालू करो, ये यहां पे रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि अमरावती रेलवे लाइन के लिए कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा नया रेलवे पुल बनाया जाएगा, जो अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर से जोड़ेगा। पहला लिया गया है अमरावती रेलवे लाइन। आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी।
कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा. देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा. दैट विल बी अ ब्रिज. इट्स अ लॉन्ग ब्रिज. इट विल बी 3.2 kilometer length and it will be one of the major bridges of Indian Railways. This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. If you recall the old days, when a city was getting constructed, like Gandhinagar was constructed, Gandhinagar, Gujarat ke capital naya jab bana, that time for the 40 years there was no railway connectivity to it. That was the way our country was functioning in the period before 2014. Now things have changed. As the city is getting developed, साथ ही साथ उसका रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू हो गया. यानी शहर जैसे बनेगा वैसे ही इसका रेलवे कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ बन के आ जाएगा. दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक के मसले के हल के लिए दिल्ली सरकार दफ्तरों की औकात में तरमीम करने पर गौर कर रही है. रियासती वजीर गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के दफ्तरों के वक्त में तब्दीली के लिए तबादला ख्याल किया गया है, जिससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर न रहें. उन्होंने बताया कि प्राइवेट डीजल बसों के मामले पर भी ट्रांसपोर्ट महकमे से बातचीत हुई है. एलजी से भी मरकजी सरकार से इस सिलसिले में बात करने की अपील की गई है. को डाइवर्ट कर दिया जाए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के लोग अदर स्टेट्स के नेबरिंग जो स्टेट हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करेंगे. तीसरा जो डिस्कशन जो हमने किया है कि कैसे जो दिल्ली के ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है उसको जो है वो चेंज किया जाए, जिससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे जो है वो न रहें. इसी तरह से जो डीजल बस जो चारों तरफ से आ रही हैं, सरकारी बसों के लिए तो हमने वहाँ के परिवहन मंत्रियों को चिट्ठी ऑलरेडी लिखी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं. उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डिस्कशन हुआ है कि वो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाए कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं BS3, BS4 की, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई किया जाए. हमने एलजी साहब से भी निवेदन किया है आज कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें और दिल्ली के अंदर कम से कम पायलट बेसिस पे इस बार जो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेन है, उसको लेकर के जरूर हम लोग प्रयोग करें, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो इस पर कार्रवाई हो सके. उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से वो इसको लेकर के भी वो भी बात करेंगे. तो ये मुख्य तौर पर बिंदु हैं जिसके लेकर के आज डिस्कशन हुआ है, और आगे इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए जो है वो डायरेक्शंस जारी करें. पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC के चेयरमैन और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा है कि कमेटी की पहली मीटिंग में ही अपने रेगुलेटरी इदारों के जायजे के लिए अज खुद नोटिस लेकर मामले का इंतखाब करने का फैसला लिया गया है. इसलिए सेबी को जायजे के लिए बुलाया गया. बीजेपी ने PAC की मीटिंग में अज खुद नोटिस लेकर मामला चुनने के कांग्रेस के फैसले पर एतराज़ किया है. पार्टी के लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मीटिंग में इख्तियार किए गए तरीके पर उन्हें एतराज़ है. First meeting of the committee itself, we decided to have a suo motu subject for review of our regulatory bodies. That is why we called today morning the regulatory bodies of SEBI for review of SEBI. We send the notice, the committee branch send the notice to the concerned people. They, first of all, they sought an exemption, SEBI chairperson sought an exemption from appearing the committee, which we denied. After that, she confirmed her and her team will be present on this committee. Other members of the SEBI, that because of the personal exigency, she is not in a position to travel to Delhi. Today morning 9:30, she informed that she is not in a position to travel to Delhi. But being considering a woman's request, we thought that it is better to postpone today's meeting for another day. This is what happened. सामान्यतः हम पार्लियामेंट्री
कमिटीज, पीएससी या स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग की चर्चा बाहर नहीं करते। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल ऑफ द पीएससी ने बाहर आकर बाइट भी दे दिया और सारी बातें कह भी दी। आज हम लोग बहुमत में थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, बहुमत के हमारे सारे मेंबर्स खड़े हैं और हम लोग की यही आपत्ति थी कि जो सुओ मोटो आपने फैसला किया कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, वो किससे पूछ के किया? हम लोग की भी राय ली आपने, लेकिन फाइनल लिस्ट क्या बनाया हम लोग किसी को नहीं मालूम। तो हम लोग इस प्रोसीजर पर अपनी आपत्ति दर्ज करने वाले थे। वी हैड सीरियस रिजर्वेशंस ऑन द प्रोसीजर adopted in the PSC meeting about the selection of subject. हमारे में निशिकांत जी हैं, उन्होंने इस मामले में अपनी आपत्ति माननीय स्पीकर साहब को भी बताई है। उस मामले की भी जांच चल रही है। उस पर निशिकांत जी को कमेटी में अपनी बात कहनी थी। ये ना मुझे सुना गया, बाकी ना निशिकांत जी को सुना गया। अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, हमारे जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, प्रफुल्ल भाई जी बोल रहे थे, बाकी मेंबर बोल रहे थे, किसी को नहीं सुना गया। और हम लोग सबों की आपत्ति यही थी कि आपने ये सब्जेक्ट कैसे तय किया। और एक अजीब बात लगी, एक आए कि वो उठ गए, अपना भाषण लिख करके आए थे और बाहर चले गए। हमें उनके इस कंडक्ट पर बहुत पीड़ा हुई है। हम चेयरमैन का सम्मान करते हैं, हम पार्लियामेंट्री कमेटी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो मेंबर हैं उनके राय का भी सम्मान होना चाहिए। ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। और हमें बहुत पीड़ा हुई है, जो पीएससी का सचिवालय था वो भी उनके साथ वॉकआउट कर गया। व्हाट इज दिस? सो मेनी सीनियर मेंबर्स हु आर इन मेजॉरिटी, who have been chief ministers, union ministers, senior leaders are sitting और वोट कर चले जाते हैं। ये ठीक नहीं। तो फिर क्या है ये पूरा कंडक्ट बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है। ये पूरा कंडक्ट बहुत ही पीड़ादायक है और हम सारे मेंबर्स बहुत दुखित हैं। और इन परिस्थितियों में हमारा निष्कर्ष है कि ये राजनीतिक भाव से पीड़ित है। इस साल दिवाली और छठ पूजा के लिए 7,000 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये इत्तला देते हुए मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह बंदोबस्त किया गया है कि हर रोज तकरीबन 2 लाख इजाफी मुसाफिर सफर कर सकें। लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए। स्पेशल ट्रेन, हाँ स्पेशल ट्रेन से ये, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। 2 लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल। दिवाली नजदीक है। दिवाली से पहले बाजार रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तनों और दियों से सज गए हैं। मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने का काम जोरों पर है, लेकिन मिट्टी के दिए बनाने वालों का अपना दर्द है। मार्केट में उन्हें मुनासिब कीमत नहीं मिलती है। बाजारों में चाइनीज लाइटें आ गई हैं, जिससे अब चिराग ज्यादा नहीं बिकते। मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, करीबन मुझे हो गए होंगे 20 साल हो गए। एक दिन में बस 1000-1200 दिए बनते हैं। एक दिया 1 रुपए का बिकता है। लागत भी आ जाती, 50 पैसे लागत आ जाती, आधी लागत आ जाती है उसके। और उसमें मिट्टी भी लगती है, लकड़ियाँ टालके से लाना पड़ती है पकाने के लिए। आजकल तो लकड़ी सब महंगी आ रही है। ये वाली मिट्टी है जो ये भी महंगी आती है, तो इसलिए इसमें लागत लग जाती है आगे जाके। रेट का कारण ये है कि रेट इसलिए नहीं मिल पाता है कि आजकल ये बाहर से चाइनीज चीज बहुत आने लगी है मार्केट में, तो उसके कारण ये वाला माल कम बिकते हैं। दिए वगैरह लोग पहले 50 जलाते थे, 100 जलाते थे, आजकल 10-11 ही जलाते हैं। तो इस चक्कर में ज्यादा माल बिकता नहीं है उस हिसाब से।
कजान में ब्रिक्स प्लस में 16वें ब्रिक्स इजलास में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझौतों पर ईमानदारी से अमल होना चाहिए। फर्स्ट, addressing conflicts and tensions effectively is a particular need of the day. Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war. Disputes and differences must be settled by dialogue and diplomacy. Agreements, once reached, must be scrupulously respected. International law should be adhered to without exception, and there should be zero tolerance for terrorism. Excellencies, the situation in the Middle East, West Asia for us, is an understandable concern. There is a widespread anxiety that the conflict would spread further in the region. Maritime trade has also been deeply affected. The human and material consequences of further escalation are truly serious. Any approach has to be fair and durable, leading to a two-state solution. तुर्की की राजधानी अंकारा में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के दफ्तर पर हमले के बाद तुर्की की फिजाइया ने बुध को इराक और सीरिया में कुर्दिश ठिकानों पर हमले किए। 30 से ज्यादा ठिकानों के तबाह होने की खबर है। 2 लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन की मौत की तस्दीक कर दी है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान मिली थी। नसरल्लाह की मौत के बाद इस महीने की शुरुआत में ही इसराइल की फौज ने दावा किया था कि उसने सफीउद्दीन को बैरूत में मार दिया है, लेकिन लबनान और हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई थी। मुझे ताज मिल गया और पता नहीं कैसे मिल गया। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली निकिता पोरवाल ने कहा कि ये सिर्फ उनका ख्वाब ही नहीं बल्कि खुशकिस्मती है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे उनके वालिदैन और उनकी बड़ी मेहनत है। निकिता पोरवाल का ताल्लुक उज्जैन से है और वहाँ से कभी कोई मिस इंडिया नहीं बनी। इस वजह से आप ये सपना नहीं पूरा कर सकते। वैसे फेमिना मिस इंडिया का जो ये ताज है, ये ना सिर्फ मेरा सपना है, मेरी खुशनसीबी भी है कि मुझे मिला। इसमें मेरे माता पिता की मेहनत है, इसमें मेरी मेहनत है। तो ये कहना तो शायद सही नहीं होगा कि ऐसे ही किसी दिन सोचा और आज मुझे ताज मिल गया और पता नहीं कैसे मिल गया। इसके पीछे बहुत सारा खून, बहुत सारा पसीना, बहुत सारा सब्र और बहुत सारा भगवान पे भरोसे के बाद मुझे ये मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर कुछ भी सपना देखते हैं तो उसमें एक लॉजिक ज़रूर होता है कि यार इस वजह से आप ये सपना नहीं पूरा कर सकते। या मेरे केस में देखें तो मैं उज्जैन से थी और किसी ने किया नहीं था उसके पहले मिस इंडिया। मेरा ऊपर एक्चुअली इतने सारे लोगों का हाथ नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए कि मिस इंडिया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना तो ऊपर वाला अपने आप रास्ते बनाते ले जाता है। ऊपर वाले के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो अपने आप रास्ते बनते जाते हैं, अपने आप आपके दरवाजे खुलते जाते हैं। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।